आज जो है आज का जो टॉपिक है वह बहुत ही मजेदार है। टॉपिक का नाम है कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, संचारी और असंचारी रोग। संचारी रोग क्या होता है, बीमारी हमको कैसे होता है, बीमारी का हमारे शरीर में समावेश कैसे होता है, कितने प्रकार के विधि से होता है, कितने प्रकार के रूट से होता है, हर सीजन में कौन कौन बीमारी होता है और बीमारी क्यों हो जाता है। ऐसे मालूम चला कि किसी घर में एक आदमी को बुखार लगा तो सब किसी को बुखार हो गया। इसका कारण क्या है? किसी घर में एक आदमी को लूज मोशन हुआ, पेट डायरेक्ट हुआ, पेट में दर्द हुआ, धीरे धीरे सारा लोग को पेट डायरेक्ट हो गया, पेट दर्द होने लगा। इसका कारण क्या है? तो यह सब का कारण भी कुछ ना कुछ होता है। तो किसी के घर में एक आदमी बुखार है तो सबको बुखार हो गया, फिर वह बुखार धीरे धीरे दूसरे घर में फैल गया, फिर तीसरे घर में फैल गया, फिर पूरा गांव में फैल गया, फिर पूरा राज्य में फैल गया, जैसे कोरोना वायरस फैला था। तो यह सब का कारण है। इसीलिए हमारे WHO के द्वारा सब बीमारी को एक वर्ग में बांटा गया है। कम्युनिकेबल डिजीज वह होता है जो एक दूसरे से किसी माध्यम से आदान प्रदान के स्वरूप होता है। ऐसे किसी को इन्फ्लुएंजा हुआ है तो इन्फ्लुएंजा हो जाएगा। मनुष्य से मनुष्य में पटने वाले बीमारी या जानवर के द्वारा मनुष्य में पटने वाले बीमारी को कम्युनिकेबल डिजीज के श्रेणी में रखा गया है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के श्रेणी में कौन डिजीज आएगा? तो वैसा बीमारी जो हमारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से, जेनेटिक डिसऑर्डर से होता है, वह जो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के रूप में आएगा। संचारी रोग, असंचारी रोग। अब देखिए हर अस्पताल में, सदर अस्पताल में, सरकार के द्वारा चलाए गए बड़े बड़े हॉस्पिटल सब में सब डिपार्टमेंट होता है। जब कोई कम्युनिकेबल डिजीज का मरीज उस एरिया में डिटेक्ट होता है तो उसके लिए एक अलग वार्ड बनाया जाता है। और वह कम्युनिकेबल डिजीज जो होता है वह एक एरिया और एक देश के अनुसार ज्यादा पॉपुलर होता है। जैसे हमारे पूर्वी चंपारण में कालाजार पहले ज्यादा होता था, अभी कालाजार का प्रकोप एक ही बार होगा तो पूरे पूर्वी चंपारण के लोग को फीवर होगा, कालाजार से फीवर होने लगेगा, तो कालाजार का वार्ड बनेगा, कालाजार डिपार्टमेंट बनेगा। वैसे ही जब टेटनस पहले चलता था तो टेटनस का एक आइसोलेशन वार्ड बनता था। कोरोना जब चला तो कोरोना के लिए कम्युनिकेबल डिजीज का एक वार्ड बनाया गया, कोरोना आइसोलेशन वार्ड बनाया गया। तो कम्युनिकेबल डिजीज पे हम लोग लगाम तभी पा सकते हैं जब हम उस पेशेंट को आइसोलेशन करते हैं। आप लोगों ने कोरोना में सुना होगा कि आइसोलेशन क्या होता है। हाँ, उसका आइसोलेशन कर देंगे। आइसोलेशन मतलब कि क्या होता है कि उस पेशेंट को एक अलग जगह पे रख देना जहां से एक दूसरे व्यक्ति से उसका संपर्क टूट जाए और बीमारी स्प्रेड नहीं हो सके। स्प्रेड होने वाले बीमारियों के लिए अप्लाई होता है। वैसे बीमारी जो एक दूसरे से ट्रांसफर होते हैं, दूसरे से तीसरे में ट्रांसफर होते हैं, तो उसमें इन्फेक्टेड पेशेंट को एक अलग सा वार्ड में या एक अलग सा एटमोस्फियर में रखा जाता है जहां से वे बीमारी को स्प्रेड नहीं कर सकते हैं, बीमारी का प्रसार नहीं कर सकते हैं। तो कोरोना में हम लोग को बहुत ज्यादा सुनने को मिला आइसोलेशन करना है, और क्या होता था कौन क्या होता था? क्वारंटाइन करना है। क्वारंटाइन क्या होता है? क्वारंटाइन मतलब कि उस पेशेंट को 10 दिन 15 दिन के लिए एक अलग रूम दे दिए, उसी रूम में उसको सारा खाना पीना दे रहे हैं, वह उस जो सामान छू रहा है, टच कर रहा है, वह उसी में छू रहा है, दूसरे उसके संपर्क में आने वाले नहीं है, जिससे बीमारी स्प्रेड एक दूसरे में नहीं हो सकता है। तो क्वारंटाइन किया जाता है। तो जब सरकार को देख रहा है कि जैसे मानते हैं कि हमारे घर में एक आदमी का तबीयत खराब है तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग 10 आदमी, 5 आदमी, 2 आदमी मिलकर उसका सेवा कर सकते हैं, उसका केयर कर सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट करा सकते हैं। लेकिन एक ऐसी नौबत आ जाए, हम सक्षम हैं, हमारे पास मेडिकल सुविधा उपलब्ध है, हमारे पास पैसा है, हमारे पास सारा व्यवस्था उपलब्ध है, और हम पेशेंट में जो मेरे घर में जो रोगी है उसका हम इलाज करा सकते हैं। अगर मेरे घर में 5 मेंबर है और एक मेंबर का तबीयत खराब होता है तो 4 मेंबर इलाज करा सकते हैं, 3 मेंबर का तबीयत खराब है 2 आदमी इलाज करा सकता है, सक्षम है तो। लेकिन यदि ऐसा हो जाए कि घर में 5 लोग बीमार हो जाए तो फिर उसका सेवा, इलाज, खाना पीना कौन करेगा? पैसा तो रखा रह जाएगा। तो वैसे ही जब कम्युनिकेबल डिजीज जब स्प्रेड करते हैं तो वह एक घर को नहीं चुनते हैं, पहले एक आदमी को चुनते हैं, फिर स्प्रेड होते होते पूरे घर के बाद उस टोला के पूरा, उस टोला का पूरा, उस कस्बा, जिला, राज्य
तो क्या होता है, इसलिए सरकार इसमें कोरोना वायरस के समय सरकार ने क्यों लॉकडाउन लगाया? हमारे पास जितनी जनसंख्या है उस जनसंख्या के अनुसार हम पूरे जनसंख्या, कोई भी स्वास्थ्य सेवा या शिक्षा सेवा जो बहाल होता है वह एक आंकड़ा निकाल के बनाया जाता है कि इस जगह पे, इस राज्य में इतनी जनसंख्या है और इस जनसंख्या के अनुसार यहाँ पे इतने अस्पताल होने चाहिए, यहाँ पे इतने उप स्वास्थ्य केंद्र होने चाहिए, यहाँ पे इतने डॉक्टर होने चाहिए, यहाँ पे इतने नर्स होने चाहिए। यदि उसका व्यवस्था है, लेकिन एकाएक कोई महामारी आ जाए जिसमें पूरे घर के लोग बीमार हो जाए, पूरे उस एरिया के लोग बीमार हो जाए, तो गवर्नमेंट चाहे कोई भी चीज सारा ड्रॉप हो जाएगा, सारा वहीं पे ब्रेक पड़ जाएगा सिस्टम। दवा का क्राइसिस हो जाएगा, बेड का क्राइसिस हो जाएगा, जैसे कोरोना में हुआ ऑक्सीजन में क्राइसिस हो जाएगा। तो उस पीरियड में क्या रहेगा? तो उस पीरियड में सरकार के पास एक ही नियम रहता है, इसलिए लॉकडाउन लगाया गया था पिछला जो कोरोना महामारी में, कि बीमारी से लड़ने के लिए हमको क्या है, हमारे पास स्ट्रेंथ नहीं था, हमारे पास आदमी नहीं था, हमारे पास इतनी मतलब पूरे जितनी जनसंख्या है, एक बार बहुत ज्यादा जनसंख्या में पूरे एरिया के लोग सफर करके कम्युनिकेबल डिजीज था, तो क्या हुआ, पूरे समाज में स्प्रेड हो गया, पूरे राज्य में, पूरे देश में स्प्रेड हो गया और इससे अनबाइलेंस हो गया। तो वहां पे क्या हुआ था कि बीमारी फैलने का तो रास्ता है कि एक दूसरे से संपर्क, यदि हम एक दूसरे का संपर्क तोड़ तो क्या हो जाएगा, इस बीमारी पर हम लगाम लगा सकते हैं, कम लोग बीमार पड़ेंगे तो फिर उसके लिए हमारे पास हॉस्पिटल है, हमारे पास मैनेजमेंट टीम है, उससे हम लड़ाई कर सकते हैं, उसका इलाज कर सकते हैं। इसलिए जब भी कोई महामारी आता है तो जो उसका सटीक रास्ता है वो अपनाया जाता है। उसमें ही नहीं है कि हमारे पास 100 बेड का हॉस्पिटल है, हमारे राज्य में यह है, हमारे यह इक्विपमेंट, वह सब नहीं देखा जाता है, क्योंकि सारा सिस्टम एक दिन में करप्ट जाए। मानते हैं जितना डॉक्टर है वहीं पूरे डॉक्टर का टीम, पूरे नर्सिंग का टीम, सारा लोगों को कोरोना होता था। तो यह सब एक कोरोना का उदाहरण, लेकिन ऐसे बहुत सारा, यह कोरोना एक बड़ी बीमारी नहीं आया है, इसके पहले भी बहुत सारे बीमारी आए हैं पूरे विश्व में, पूरे भारत में, जो एक जनसंख्या, एक समुदाय, एक राज्य, एक विशेष क्षेत्र को हार्म किए हैं और हमेशा समय समय पे आते रहते हैं। क्योंकि जैसे मनुष्य अपने जिंदा रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए संघर्ष कर रहा है, हमको कोई डिजीज होता है तो मेरे अंदर न्यूट्रोफिल है, बीमारी को लड़ता है, फेगोसाइटोसिस करता है, माइक्रोफेजेस करता है, वैसे ही बैक्टीरिया वायरस का भी अपना सरवाइव करने के लिए क्या होता है कि अपना एंटीजन एंटीबॉडी निकालते रहता है। कोरोना में आप सुन रहे हैं कि कोरोना का वेरिएशन पे वेरिएशन आ रहा है, डेल्टा आया, गामा आया, लेम्डा आया, अल्फा आया, हाँ अभी ओमिक्रॉन आ गया। क्या है मतलब क्या होता है कि जब बैक्टीरिया, जो वायरस जो है कोरोना का, वह क्या कर रहा है कि अपना जो है रूप, अपना म्यूटेशन कर रहा है। मतलब कि जब वह देख रहा है कि हम, उसका काम क्या है, बीमारी फैलाना, और बीमारी वह नहीं फैला रहा है, लोग को बीमार नहीं कर पा रहा है, तो अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए मानते हैं कि हम यहाँ के हीरो हैं, हम यहाँ के दबंग हैं, हमसे सारा लोग डरता है। मालूम चले कि 1-2 महीना बाद क्या हुआ कि लोग हमसे डरना छोड़ दिया, जो न तो कुछ बोल के चला जा रहा है, यानी हमारा प्रभाव खत्म हो गया। तो हम क्या करेंगे, हम शांत हो जाएंगे कुछ देर, फिर हम अपने आप को तैयार करेंगे कि हम कैसे उस पर हम फिर हावी हो जाए, फिर यहाँ के लोग पर, कि मेरा साम्राज्य स्थापित हो। वही चीज कोरोना कर रहा है। कोरोना क्या कर रहा है, अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए डेली नया तो नया पैतरा, नया तो नया अपना मतलब म्यूटेशन कर रहा है और अपना रूप बदल रहा है। अब उसमें क्या होगा कि हम रूप बदल के निकले तो फिर क्या होगा, कभी गए आपके सामने स्टाइल मारने तो मालूम चला कि फिर पटका के चले आए। लेकिन 10 बार में एक बार ऐसा हो रहा है कि वह सही में सफल हो जा रहा है। जैसे एक बार डेल्टा आया था, उसका प्रजाति, तो वह बहुत सारे हिंदुस्तान में जितने भी, विश्व में जितने भी मौतें हुई हैं, उसमें सबसे ज्यादा मौतें डेल्टा, कोरोना वायरस का डेल्टा जो प्रजाति आया था, डेल्टा उससे ज्यादा हुआ था। उसके बाद अभी ओमिक्रॉन के बारे में पता नहीं लग रहा है कि यह कितना घातक है। ओमिक्रॉन का भी बहुत सारा वेरिएशन है, 600, 800, कितना हजार वेरिएशन इसका हो गया। बैक्टीरिया डेली अपना अपग्रेड कर रहा है। अब हर आदमी के शरीर में देखिए, कोई भी बीमार पैदा करने वाला प्रजाति क्या होता है, वो आदमी को चुनता है, अब उस आदमी में घुस जाता है, वो उस आदमी का घुस के उसी का खाएगा, उसी का पिएगा, उसी का रहेगा। अब प्रयास करेगा कि भाई इसका इम्यूनिटी मजबूत है, तो कैसे इसका इम्यूनिटी तोड़ते तोड़ते अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए वह अपना उससे शक्तिशाली एंटीबॉडी प्रोड्यूस करके आता है, बीमारी पैदा करता है।
तो अब कोरोना वायरस का जो हम लोग 13 प्रजाति के बारे में समझ रहे हैं वो क्या है, उसको समझने के लिए क्या हुआ है, तो उसके लिए समझने के लिए क्या चेक होता है, जीनोम सीक्वेंसी। कोरोना का जो किस प्रजाति का इन्फेक्शन है उसको पता लगाने के लिए जीनोम सीक्वेंसी किया जाता है। हमारा जो बिहार है, चाहे बहुत सारा छोटा छोटा जगह है जहाँ पे जीनोम सीक्वेंसी की सुविधा नहीं है, जांच नहीं हो रहा है, सिम्टोमेटिक, जैसे अभी भारतवर्ष में कोरोना का केसेस बढ़ रहा है, यदि हर राज्य में हर जिला में जीनोम सीक्वेंसी की सुविधा उपलब्ध नहीं है, पूरे राज्य में 1-2 जगह होता है, तो जीनोम सीक्वेंसी की अगर सुविधा हो जाए, कोरोना को डिटेक्ट होने लगे तो उस एरिया को हम लोग सील करें, फिर वहां से बीमारी को स्प्रेड करने से रोके, तो वैसे हम लोग उस बीमारी पे लगाम लगा सकते हैं। तभी तो हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज पढ़ रहे थे और घुसते घुसते हम लोग कोरोना में चले गए। तो अब देखिए कम्युनिकेबल डिजीज का जो बीमारी का प्रकार है, तो कम्युनिकेबल डिजीज हम बता रहे हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी भी रास्ता के द्वारा डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट, डायरेक्ट मतलब क्या हो गया, जैसे मानते हैं कुत्ता है, कुत्ता, बंदर, सियार किसी को काट लिया, किसी को बाइट कर लिया और उसके दांत में लार्वा में होता है रेबीज वायरस और उसके द्वारा हमारे शरीर में आ गया, तो वह बीमारी पैदा किया, ये भी कम्युनिकेबल डिजीज में ही आएगा। लेकिन यहाँ क्या, डायरेक्ट इन्फेक्शन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्फेक्शन समझना पड़ेगा। मानते हैं कोई ऐसा बीमारी है जो हमारे किसी को हुआ है इसमें, और उसके छींकने से, उसके टच करने से, उसके स्पर्श में आने से, उसके साथ बैठने से, उसके साथ खाने से, नजर में नजर मिलाने से पट गया, ठीक है, तो वह भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में आता है। तो अब हम लोग इसको अलग अलग अभी बांटेंगे। बैक्टीरिया से पटने वाले डिजीज कम्युनिकेबल डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज है, कुछ वायरस से जो बीमारी हो रहा है उसको वायरल डिजीज कहेंगे, कुछ प्रोटोजोअल है, प्रोटोजोआ से होता है कम्युनिकेबल डिजीज, प्रोटोजोअल में आएंगे। कुछ जो होता है, क्या होता है कि और अदर से भी आते हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में क्या है, सबसे पहले हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में नाम जान लेते हैं। डायबिटीज, डायबिटीज इज मेटाबॉलिक डिजीज, खान पान के गड़बड़ी से होता है, जेनेटिक से होता है, तो डायबिटीज हो गया नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। कैंसर हो गया, अभी जो पॉपुलर है कैंसर भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। कार्डियोवास्कुलर डिजीज, कोई कार्डियोवास्कुलर, किसी को हाइपरटेंशन है, किसी को वल्वुलर डिजीज है, कोई ऐसा डिजीज है तो कार्डियोवास्कुलर डिजीज। क्रोनिक रीनल डिजीज, क्रोनिक रीनल डिजीज होता है कि एक्यूट रीनल डिजीज होता है। रीनल मतलब किडनी, किडनी किसी का खराब हो रहा है, पहले क्रोनिक मतलब बहुत दिनों से किडनी खराब होते होते खराब हो गया है, तो एक्यूट और क्रोनिक दो को चीज आएगा। तो क्रोनिक, एक्यूट क्रोनिक रीनल डिजीज, क्रोनिक रीनल डिजीज, या फिर अस्थमा है किसी को, दम्मा, दम्मा भी आता है, जेनेटिक भी आता है, तो यह नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डी का गलना, जब कैल्शियम कम होने लगता है बुढ़ापा में तो ऑस्टियोपोरोसिस होता है। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है कि बोन का डेंसिटी कम हो जाता है, उससे क्या होता है कि बोन जो है थोड़ा सा भी इस तरह चोट लगने पे क्रैक होकर, थोड़ा सा भी कोई आदमी गिरेगा तो पूरा मल्टीपल फ्रैक्चर होने लगता है, तो ऑस्टियोपोरोसिस हो गया। अल्जाइमर डिजीज हो गया, स्ट्रोक हो गया, जैसे स्ट्रोक आता है ना, ब्रेन स्ट्रोक, स्ट्रोक, हार्ट अटैक, तो यह सब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। मतलब कि यह क्या है, किसी को हुआ है तो किसी कारण से हुआ है, किसी बीमारी से हुआ है, वह दूसरे को नहीं पटा सकता है। इतना ही समझ लो नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल में कि जो किसी मनुष्य या किसी जानवर के द्वारा से एक दूसरे में पट सकता है वह कम्युनिकेबल डिजीज है, और जो किसी उससे नहीं पटता है, जो किसी दूसरे कारण से, कोई डिजीज के चलते, कोई जेनेटिक फैक्टर के चलते या कोई मेटाबॉलिक डिजीज के चलते या शरीर में इंट्रोड्यूस हो रहा है, वह नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। अब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में। तो कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में सबसे पहले हम लोग जो डिस्कस करने अभी जा रहे हैं, तो कुछ आजकल सीजन चेंज होते रहता है। लोग कहता है ठंडा में बहुत सारे लोग को सर्दी खांसी होने लगा, बुखार लगा, गर्मी में या कोई के ऐसा एटमोस्फियर आता है जिसमें पेट का प्रॉब्लम होता है, पेट में दर्द होता है, पेट में मरोड़ होता है, कभी कभी किसी को डायरिया, बहुत सारे लोग को डायरिया में आने लगता है। आपके पास पेशेंट आएगा तो मालूम चलेगा कि पूरा गांव में आधा जो भी पेशेंट आ रहा है सब डायरिया का ही आ रहा है, जो भी पेशेंट आ रहा है फीवरे का आ रहा है, जो भी पेशेंट आ रहा है खांसी सर्दी का आ रहा है। तो यह सब चीज जो है इसको हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बैक्टीरियल कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में जानेंगे। सबसे पहले बैक्टीरियल कम्युनिकेबल डिजीज में एक डिजीज आता है डिप्थेरिया।
अब तो डिप्थीरिया का हम लोग क्या करते हैं, देखिए कम्युनिकेबल डिजीज को रोकने के लिए तो 2-3 तरीका है। तरीका क्या है कि या तो आप उसके प्रति इम्यूनाइज हो जाइए, वैक्सीन ले लीजिए। जहां भी कम्युनिकेबल डिजीज आता है प्रयास किया जाता है सरकार के द्वारा चाहे वैज्ञानिकों के द्वारा कि उसमें हम लोग वैक्सीनेशन कराएं। वैक्सीनेशन क्या है, वैक्सीनेशन क्या करता है कि आदमी के शरीर का इम्यूनिटी बढ़ाता है, शरीर का प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, बीमारी से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है, हमारे शरीर में उस बीमारी के प्रति एंटीबॉडी तैयार करता है। तो हमको जो डिजीज है उसके प्रति हम वैक्सीनेशन ले लें, या फिर वह डिजीज हुआ है तो उसको स्प्रेड करने वाले तरीका को हम रोक लें, ठीक है ना। तो कम्युनिकेबल डिजीज का चैप्टर बहुत लंबा है, अभी तो हम एक बैक्टीरिया के बारे में बता रहे हैं तो मिसगाइड हो जा रहे हैं, इधर उधर चले जा रहे हैं। दूसरा चीज, एक और कॉमन चीज, मोस्ट कॉमन चीज क्या है कि कम्युनिकेबल डिजीज जो है स्प्रेड होता है वह F5 से होता है, फीकल ओरल रूट से ज्यादा होता है, F से फ्लाई, फिंगर उंगली मतलब एक दूसरे के टच से, फीसेस फ्लूइड पानी से, और फिंगर उंगली में अगर कहीं से टच हुआ तो उसके द्वारा हो सकता है। तो डिप्थीरिया जो आज से बहुत पहले जो होता था, कोरोनरी बैक्टीरियम डिप्थीरिया से डिप्थीरिया होता है। और डिप्थीरिया में क्या होता था कि एक व्हाइट पैचेस बनता था जिससे आदमी को सांस वगैरह का प्रॉब्लम होता था। तो डिप्थीरिया के लिए क्या होता है कि आजकल बचपन से ही बच्चा जब जन्म लेता है तो उसको जन्म के समय से ही 3-4 डोज डीपीटी का वैक्सीनेशन किया जाता है। डीपीटी डिप्थीरिया प्रोट्यूटस टेटनस। पहले जो बच्चा में पहले जो इन्फेक्शन होता था तो वह यही सब कॉमन जो बीमारी ज्यादा होता था उसके लिए सरकार बच्चों को बचाव के लिए वैक्सीनेशन कराती है फ्री में, भारत सरकार। तो वैक्सीनेशन कराने के उद्देश्य क्या रहता है कि बच्चे जो है जन्म से ही उस बीमारी से लड़ने के लिए अपने शरीर में एंटीबॉडी प्राप्त कर ले, प्रतिरोधक क्षमता प्राप्त कर ले कि उसको वो डिजीज ही नहीं हो। यदि उसका बैक्टीरिया उस शरीर में इंट्रोड्यूस भी हो जाए किसी माध्यम से तो उसको, जैसे जिसको सुरती खाने का आदत है तो उसको 1 किलो 2 किलो 4 किलो 5 किलो सुरती खाने का आदत है तो उसको कितनाओं के लिए सुरती खिला दो, कितनाओं खा तो उसको कुछ होने वाला है। तो जिसको डांटा से पिटाने का आदत है, जिसको 100 डांटा रोज उसके बॉडी में लगेगा कि डांटा नहीं, वो कसरतें करा रहा है, 100 वाला कि चलो मारो, अब मारा, मालूम चला कि 100-200 डांटा रोक लिया, डांटा टूट गया लेकिन उसके शरीर में कुछ नहीं हुआ। अब किसी को नया आदमी को 2 डांटा लगाओ तो 2 डांटा के चोट से उसको 3 दिन तक बुखार लगा, 3 दिन तक बुखार लग गया, फूल उल गया, उसका लाल हो गया पूरा शरीर, स्किन का लेयर टिश्यू सेल डैमेज हो गया। तो इम्यूनिटी उसका नहीं बढ़ा हुआ है, रोज 100 डांटा खा रहा है। इसीलिए स्टूडेंट सबको क्या होगा, डांटा से पीट पीट के उसका बॉडी को बनाना चाहिए ताकि इम्यूनिटी उसका मजबूत हो। पहले के टीचर लोग क्या करता था, पिटाई करता था, लेकिन आजकल पिटाई करने पे तो केस कर देता है लोग, है कि मेरा बच्चा को टच कैसे किया, आपका मजाल कैसे हुआ, आपका औकात कैसे हुआ कि आपने टच कर लिया है। अब पहले कैसे पिटाई होता था, स्पेशल पिटाई। हम लोग के समय में एक मैथ के सर थे, बड़ा मार मारते थे, एकदम छिवकिए मारते थे। हाँ, तो बहुत सारा है, लोग अपना अपना पढ़ाई का स्टाइल होता है तो हर जमाने के अनुसार चेंज होते रहता है। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे डिप्थीरिया के बारे में, फिर हम लोग कहाँ से कहाँ चले गए। तो कोरोनरी बैक्टीरियम डिप्थीरिया के द्वारा डिप्थीरिया होता है। तो डिप्थीरिया एक बैक्टीरियल डिजीज है और डिप्थीरिया को लगाम लगाने के लिए क्या किया जाता है, सरकार के द्वारा डीपीटी का वैक्सीनेशन कराया जाता है। डी से मतलब डिप्थीरिया, पी से प्रोट्यूसस, टी से टेटनस, यानी डिप्थीरिया, टेटनस और प्रोट्यूसस का वैक्सीनेशन कराते हैं, बूस्टर डोज देते हैं जिससे बच्चा में इम्यूनिटी मजबूत हो जाता है और 99% बच्चा को उस बीमारी से लड़ने की क्षमता प्रदान होती है। जमाई लेने वाले, उसके बाद प्रोट्यूसस बोले थे, उस समय हुपिंग कफ ज्यादा चलता था, कुकुर खांसी बोलते थे उसको। आज के कुछ उस समय पहले था, अभी इधर कोरोना के बाद किसी किसी को ऐसा मिल रहा है, उसमें बच्चा खांसते खांसते परेशान हो जाता था, खांसी छूटता ही नहीं था, कितना हो एंटीबायोटिक, कितना हो दवाई, कितना हो कफ सिरप पा लेता था, खाने के बाद भी उसको नहीं होता था। तो उसके लिए भी सरकार के द्वारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया गया। उसके बाद होता है टेटनस। टेटनस को हिंदी में बोलते हैं धनुष टंकार। टेटनस का एक बैक्टीरियल डिजीज है और टेटनस जो होता है वह क्या होता है, क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई से होता है। उसके बैक्टीरिया का नाम क्या है, क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई, और उससे होता है टेटनस होता है। और टेटनस क्या करता है, तो ब्रेन पे अटैक करता है, नर्वस सिस्टम को डैमेज करता था। वह बैक्टीरिया जो था जब अपना टॉक्सिन छोड़ता है तो वह ब्रेन को डैमेज करता है, जिसके बाद मरीज में क्या होता है, मरीज का पूरा शरीर अकड़ जाता है। उसको धनुष टंकार क्यों बोला गया कि धनुष के ऐसा उसका पूरा हाथ वो टाइट हो जाएगा,
और वह सीरियस इन्फेक्शन होता था, कभी कभी ले लेता था, तो उस आदमी की जान भी जा सकती है यदि सही समय पे इलाज नहीं हो। उससे बचाव के लिए सरकार के द्वारा टेटनस का टीका दिया गया। टेटनस टॉक्साइड आता है, टीटी, टेटनस टॉक्साइड का वैक्सीनेशन कराया जाता है। जब बच्चा पेट में से आता है बाहर, ऑलरेडी जब माँ प्रेग्नेंट रहती है, तो उस समय भी इम्यूनाइजेशन में 2 शेड्यूल होता है, टेटनस का वैक्सीन दिया जाता है, जिससे माँ को भी सुरक्षा प्रदान किया जाता है और उसके पेट में पल रहे वाले बच्चे को भी प्लासेंटा के द्वारा उस वैक्सीनेशन का कवर मिल पाता है। फिर जब बच्चा जन्म के बाद आएगा तो डीपीटी के साथ वैक्सीनेशन, उसका टेटनस का डोज पूरा किया जाएगा। इसके अलावा जब उसका बूस्टर डोज लेने के बाद भी हम में से किसी को कुछ कट जाता है, यदि हम 24 से 48 घंटा के भीतर टेटनस का वैक्सीनेशन ले लेते हैं तो टेटनस से हमको बचाव किया जा सकता है, क्योंकि इंक्यूबेशन पीरियड उसका होता है लंबा। और देखिए टेटनस का कभी कट गया, अब उसका टेटनस का बैक्टीरिया हमारे शरीर में इंटर कैसे करता है समझना पड़ेगा। टेटनस का बैक्टीरिया तभी इंटर करेगा, टेटनस का बैक्टीरिया मिट्टी में रहता है, पहले समझ लीजिए मिट्टी में रहता है। यदि मिट्टी में डस्ट के द्वारा उड़ के या फिर मिट्टी के किसी कॉन्टेक्ट से हमारा हाथ में कहीं कटा फूटा है, या कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई लोहा वहा का सामान है जो मिट्टी लगा हुआ है पहले से, उसमें वह बैक्टीरिया पहले से उसका मौजूद है और उसके द्वारा हमारा हाथ वगैरह, कहीं मिट्टी तो सब जगह है, अब कहीं कुछ छुए कुछ से कट गया तो मिट्टी तो है ही उसमें। तो पहले ज्यादा होता था, अब थोड़ा सा कम हुआ है। तो उसमें क्या हुआ कि वह जब भी करेगा तो मिट्टी के द्वारा ही उसका प्रसार है, मिट्टी में ही वह अपना लाइफ साइकिल पूरा करता है और मिट्टी के द्वारा ही हमारे शरीर में इन्फेक्शन, जब हमारे कटिंग जहां जहां कटा रहेगा उसके टच में आएगा तो हमको डिजीज प्रोड्यूस करेगा। तो वो भी डिजीज प्रोड्यूस करने का क्या है कि यदि हम 24 आवर से 24 से 48 घंटा के भीतर यदि हमने टेटनस का सुई ले लिया तो ही हमको वो प्रोटेक्ट करेगा। अब कितना लोग 2 दिन 3 दिन बाद कोई डरवाता है तो लेता है टेटनस सुई, तो उसका कोई महत्व नहीं है। प्रीफाइलेक्टिक एंड प्रोफाइलेक्टिक, प्री मतलब कि बीमारी होने से पहले रोक लेना, उसको प्रीफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट बोलते हैं या उसको वैक्सीनेशन बोलते हैं। अब प्रोफाइलेक्टिक मतलब कि प्रो एक्सपोजर के बाद जो हुआ, तो हम लोग जितना भी वैक्सीनेशन लेते हैं वह प्रीफाइलेक्टिक ही लेना चाहिए, तो हम लोग बीमारी पे लगाव ले सकते हैं। तो इसलिए टेटनस टॉक्साइड का जो है हमको 24 से 48 आवर्स में ही वैक्सीनेशन करा लेना है, जिससे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो किसी को अगर करता है तो, और एक बार जब टेटनस टॉक्साइड अगर शरीर में हम उसका जो वैक्सीनेशन करा लिए तो वह कम से कम 6 महीना से 1 साल कवरिंग करता है। अब बहुत सारे लोग क्या है कि आज हमको कटा, फिर 15 दिन बाद कटा, फिर 20 दिन बाद कटा, तो फिर ले रहा है। नहीं, एक जो टीका है वह 3 महीना तक प्रोटेक्ट, 3 से 6 महीना तक प्रोटेक्ट कर सकता है, सालों भर प्रोटेक्ट करेगा। जो पहले से वैक्सीनेशन कराया है उसको टेटनस होने का चांस 99% कम होगा। टेटनस यदि पूरे शरीर में फैल गया, टॉक्सिसिटी उस बैक्टीरिया का फैल गया, तो वह ब्रेन को डैमेज कर लिया, तो फिर उसका ट्रीटमेंट बहुत ही मुश्किल है। अब टेटनस के बाद हम लोग आएंगे बैक्टीरियल का, दूसरा बैक्टीरियल डिजीज है टाइफाइड। आजकल टाइफाइड पहले भी वीडियो में बता चुके हैं, जिसको भी बुखार होता है क्या करता है लोग, टाइफाइड है। टाइफाइड किससे होता है भाई? तो टाइफाइड होता है साल्मोनेला टाइफी से होता है। टाइफाइड का जो बैक्टीरिया क्या है वह साल्मोनेला है। यह भी कम्युनिकेबल डिजीज है। यह भी गलत खान पीन के, मतलब कि उसका बैक्टीरिया अगर किसी खाना में उड़ गया, ऐसे मानते हैं हम कि फिक्कल ओरल बताए थे, फिर मानते हैं कि हम कहीं होटल में खा रहे हैं, कहीं रोड पे चाट खा रहे हैं और कहीं धूल से उड़ के आ गया साल्मोनेला का बैक्टीरिया, वह कैसे आया? मानते हैं कि हमको साल्मोनेला हुआ, हमने कहीं स्टूल किया, कहीं यूरिन किया और वह एटमॉस्फेयर में उड़ के खाना पे पड़ गया, या फिर मक्खी गई, मक्खी हमने यहाँ पे अपना वेस्ट प्रोडक्ट को त्यागा है, फिक्कल जो सब मटेरियल निकाला है, वहाँ पे क्या करती है मक्खी? तो सबका काकी है, नारद मुनि है, वहाँ जाएगी, बैठेगी, वहाँ का आनंद लेगी और वहाँ के आनंद लेने के बाद आपके खाना में आके सुगंध देगी और डिजीज प्रोड्यूस करेगी। उसके पैर में चिपक जाता है और धीरे से बढ़ जाइएगा, आप ऐसे हाँक दीजिएगा। हम मानते हैं 100 रुपए का सामान खा रहे हैं, मांस भात, ऊपर मक्खी कहीं से बैठ के, ये क्या मतलब है? 100 रुपए बिकने जाएंगे, मक्खी बैठ गई, मार लेंगे लोग, ऐसे ही ना होता है। तो वह हमको ही नहीं मालूम है कि इन्फेक्टेड जगह से आ रही है, कहाँ जगह से आ रही है। तो यदि इन्फेक्टेड वाला से आ रही है तो हमको डिजीज होगा, अगर डायरिया वाला पे बैठ गई तो डायरिया होगा।
अगर फूड पॉइजनिंग वाला से बैठ गई तो फूड पॉइजनिंग होगा। हाँ, यदि मानते हैं कि साल्मोनेला वाला पर से बैठ गई तो साल्मोनेला किसका लेके आई है, कौन कौन सा रंग रंग रंग, तुझे कौन रंग पसंद, तो वैसे ही आके बोलेगी तुमको कौन बीमारी पसंद, साल्मोनेला लेगा कि क्या लेगा, कि डायरिया लेगा, कि डिसेंट्री लेगा, कि कोलेस्ट्रेडियम लेगा, क्या चाहिए बोलो, फूड पॉइजनिंग चाहिए कि क्या चाहिए, कि जियार्डियासिस चाहिए, हाँ कि एमीबियासिस चाहिए। मेरे पास सारे एक से एक महारथी हैं, तुमको मैं दे सकती हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ, तो यह काम मक्खी करती है। तो टाइफाइड में क्या होता है, जब टाइफाइड किसी को हो गया तो उसमें स्टेप वाइज फीवर, जो स्टेप पैटर्न फीवर होता है, आज 99, 100, 102 हमेशा फीवर बना रहेगा। तो उसका हम लोग पहले टाइफाइड की वीडियो में बता चुके हैं कि सिम्टम क्या होगा, भूख नहीं लगना, पेट में दर्द होना, उल्टी होना, लूज मोशन होना, बुखार होना, हाँ शरीर में दर्द होना, हाई ग्रेड फीवर होना, और उसका जांच भी बता दिए थे, बासु, ब्लड कल्चर, एग्लूटिनेशन टेस्ट, स्टूल कल्चर, यूरिन रूटीन, और उसका ट्रीटमेंट भी बताए हुए हैं और प्रिवेंशन भी बताए हुए हैं, पिछले वीडियो में डाला हुआ है। तो टाइफाइड भी कम्युनिकेबल डिजीज की श्रेणी में आता है। कॉम्प्लिकेशन भी बताए हैं कि यदि टाइफाइड का जो है ट्रीटमेंट सही तरीका से नहीं हुआ तो वह क्या कर सकता है, इंटेस्टाइनल परफोरेशन कर सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस कर सकता है, ऑस्टियो हड्डी में छेद कर सकता है, बहुत सारे डिजीज प्रोड्यूस कर सकता है, ब्रेन अब्सेस करता है, लंग अब्सेस कर सकता है। तो यह सब जो है समझना पड़ेगा। तो यह भी मानते हैं कि घर में किसी को या फिर समाज में किसी को हुआ है तो उससे भी स्प्रेड होने का चांस रहता है। जितने भी कम्युनिकेबल डिजीज हैं वह सीजनली के हिसाब से, एटमॉस्फेयर के हिसाब से वह चेंज होते रहते हैं और स्प्रेड होते रहते हैं। तो यह चीज है। अब आगे हम लोग आएंगे। तो डिसेंट्री जो होता है, अमीबिक डिसेंट्री होता है, बैसिलस डिसेंट्री होता है। बैसिलस एक बैक्टीरिया होता है जिसके द्वारा डिसेंट्री होता है। तो डिसेंट्री में क्या होता है कि लूज मोशन होता है और पेट में वह क्या करता है, लार्ज इंटेस्टाइन में इरिटेशन करता है, वह इन्फेक्शन करता है और उसके चलते होता है लार्ज इंटेस्टाइन से क्या होता है कि स्टूल उसका जो होता है, स्टूल का लूज मोशन होता है। लूज मोशन में क्या होगा, म्यूकस आएगा, खखार ऐसा आएगा, या फिर ब्लड ऐसा लेटिन होगा, लेटिन में उसको लगेगा खखार ऐसा लेटिन आ रहा है, उसमें ब्लड आ रहा है, पैखाना में ब्लड आने लगता है। तो यह सब बैसिलस इन्फेक्शन से होता है। और उसमें क्या होता है कि जैसे एक बाथरूम का, जैसे मेरे घर में कोई गया, किसी को हो गया है और वहां से वो बच्चा से पानी नहीं मारा पूरा, अगर उसका भी एक भी बैक्टीरिया जो है वहां पे पड़ा हुआ है, फिर हम लैट्रिन करने गए, फिर मेरे द्वारा स्प्रेड होकर चला गया। तो कभी कभी आप लोग देखते हो कि एक एरिया में एक किसी को डायरिया हुआ तो उसके पूरे घर को डायरिया हो गया, फिर उसके अगल बगल में भी डायरिया हो गया, उसके अगल बगल का जो पानी गया तो पानी में बैसिलस जो गया उसके पानी के द्वारा मक्खी के द्वारा फिर कहीं से फिर दूसरे जगह में चला गया, फिर तीसरे जगह में चला गया, पूरा टोला को डायरिया हो गया। गर्मी बरसात के दिन में देखते हो ना, बरसात के दिन में ये सब डिजीज फैलने का ज्यादा चांस हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि देखते हो कि बरसात के समय में लोग कहने लगे डायरिया चल रहा, डायरिया चला है, डिसेंट्री चला है, कोलरा चला है, खूब मजा है, गांव के डॉक्टर लोग का खूब पानी चढ़ा रहा है, खूब सुई दे रहा है, दवाई दे रहा है। तो यह सब सीजनली बीमारी होता है। तो उससे पहले तो डायरिया डिसेंट्री से बहुत सारे लोग मर जाता था। सरकार के द्वारा भान लेके, पानी का बोतल लेके गाँव से गाँव विजिट किया जाता था कि भाई किसी तरह किसी को मृत्यु दर को रोका जाए, क्योंकि लोग समझ नहीं पाता था कि उसके बॉडी से वाटर लॉस होगा, ज्यादा मात्रा में लूज मोशन होगा तो बॉडी से क्या हो जाएगा, प्लाज्मा के रूप में जो 50% हमारा प्लाज्मा है उससे ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट अनबैलेंस होगा और सोडियम पोटेशियम की कमी हो जाएगी बॉडी में, ब्लड गाढ़ा हो जाएगा और आदमी की डेथ भी हो सकती है। तो यह सब इसीलिए बोला गया कि जब आपको डायरिया डिसेंट्री हो तो नमक चीनी के घोल पीते रहिए, पानी की मात्रा को पूरा कीजिए। यदि आपको वोमिटिंग नहीं हो रहा है तब तक पीते रहिए मुंह से, और जब मुंह से पीना बंद हो जाए तो नौज से पीजिए। हाँ, मैंने इन्फ्यूजन कराइए, इंट्रावेनस चढ़ाते रहिए, तब जाके जिंदा बरकरार रहिएगा, नहीं तो गाड़ी खुल जाएगा और ऊपर का टिकट कट जाएगा। तो अब देखिए, गैस्ट्रोइंटेस्टाइटिस होता है तो वो अभी बैक्टीरियल डिजीज होता है। कोलरा, कोलरा क्या होता है, कोलरा भी से कोमा से बैक्टीरिया होता है और पहले होता था कोलरा। तो कोलरा में क्या होता है कि राइस वाटर स्टूल होता है। स्टूल जो होता है वो है कि मार जो है ना, गांव में जैसे कैसे चावल बनता है तो लोग मार पसाता है, वैसे लेटिन उसको एकदम पानी के जैसा उजला होगा और एक बार में आधा आधा बाल्टी, माने 2-3 बार अगर कोलरा हो गया तो 2-3 बार में मरीज बेहोश। उसको इमीडिएटली कोलरा का पेशेंट जो पहले आता था, बहुत लोग मरता था, उसमें क्या होता था कि दोनों हाथ में पानी लगाइए, हेने से निकल रहा है, हेने से चढ़ाइए,
इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन कीजिए। तो पहले कलरा का प्रकोप ज्यादा होता था, कलरा जब फैलता था तो गांव का गांव साफ हो जाता था, लोग गांव में जग पूजा पाठ नेम टेम, तो उससे क्या मिलता था, बीमारी में कंट्रोल नहीं मिलता था, लेकिन थोड़ा सफाई रहने से क्या होता था कि बीमारी कम होता था। तो लोग समझते कि देवीय प्रकोप है, देवी के। तो कलरा के विषय में समझ लिए कि कलरा भी कम्युनिकेबल डिजीज में आएगा और यह भी बैक्टीरिया से होता है। अब आगे जो मोस्ट कॉमन जो है, मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट एडवेंचरस, मैं पहले भी वीडियो बना चुके हैं, कम्युनिकेबल डिजीज का सबसे ज्यादा, सबसे सेंसिटिव, सबसे विकराल, सबसे मारक, सबसे खतरनाक, सबसे विध्वंसक, सबसे ज्यादा जान लेने वाला क्या है, बैक्टीरियल डिजीज। दिस इज द ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस में पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस 90% ट्यूबरक्लोसिस होता है और यह भी कम्युनिकेबल डिजीज है। यह भी एक दूसरे से प्रसार के द्वारा फैलता है। इस पे भी द्वारा गवर्नमेंट के द्वारा इस पे भी स्कीम चलाया जा रहा है। ट्यूबरक्लोसिस वाले पेशेंट को दवा दी जाती है फ्री में, उस दवा को डॉट्स बोलते हैं। डॉट्स दवा गवर्नमेंट के द्वारा प्रचार कराया जा रहा है कि यदि आपको 15 दिन से ज्यादा खांसी है, बुखार है, खांसी है, तो तुरंत अपने बलगम का जांच कराए और टीबी रोग से जड़ से मुक्त हो जाए। क्योंकि टीबी एक ऐसा बीमारी है जो एक बार अगर पकड़ लिया बढ़िया से या ट्रीटमेंट नहीं मिला तो आदमी पहले मर जाए। टीबी के कैंसर के पहले क्या था, टीबी था। लोग खून, टीबी में क्या होता था, खून का उल्टी होता था, खून आता था, तो लोग क्या कहे कि अरे बाप ओकरा के डाइन को दिले बिया, अंडा के तरह काट दिले बिया के तरह, खून ढकर के मर गई, खून ढकर के मर गया। तो या हो गया, हो गया, बहुत पाप पीले रहला, गांव में हो बिया वो डाइन कर दिलस। यह गलतफहमी, अंधविश्वास था, लेकिन वह अंधविश्वास है। डिजीज बाद में वैज्ञानिकों ने, डॉक्टरों ने खोज किया कि नहीं भाई, यह तो जो मुंह से ब्लड आ रहा है या ट्यूबरक्लोसिस के चलते आ रहा है और यह बहुत ही खतरनाक बैक्टीरिया है, यह तो आदमी का जान ले रहा है। तो इसका पूरा रिसर्च हुआ और उसके द्वारा इसका दवा काफी कॉस्टली आता है। तो गरीब आदमी को ही ज्यादा होता था, लो इम्यूनिटी वाले। पहले समझा दिए हैं, इम्यूनिटी पढ़ा दिए हैं कि कोई भी कम्युनिकेबल डिजीज किसको होगा, सबसे पहले जो कैंसर का मरीज है, जिसका इम्यूनिटी कमजोर है, जो टीबी का मरीज है, जिसको HIV एड्स है, जिसका किसी भी कारण से इम्यूनिटी कमजोर है, माने कमजोर आदमी पे बार करेगा। पहले देखते हो ना, जो बच्चा कमजोर है उसको बार बार डायरिया होगा, डिसेंट्री होगा, बुखार होगा। जो आदमी खाने पीने में ठीक है, जिसका इम्यूनिटी मजबूत है, उसको जिंदगी में बहुत कम ही बुखार या चाहे कोई डायरिया, डिसेंट्री या किसी तरह का बीमारी हो सकता है। तो यह चीज समझने की जरूरत है कि सबसे मेन थीम क्या है, किसी चीज पे विजय पाना है तो क्या करना है। विजय को अगर पाना है तो क्या करना है, अपने आप को मजबूत रखना है। विजय को पाने के लिए क्या करना है, अपने शरीर को स्ट्रांग रखना है, अपने इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखना है, अपने खान पान के शैली को अच्छा रखना है, अपने हाइजीन को कंट्रोल करना है। हाइजीन हैबिट को, कहीं से भी आना है तो हैंड वॉश करना है, बिना हैंड वॉश से खाना नहीं खाना है। कोई भी चीज छू के नाक में, कान में, आंख में, मुंह में नहीं लगाना है। हम मानते हैं कि पेन है, अभी पेन को देखो, मानते हैं कि मार्ट साहब लिख रहे हैं, चले मार्ट साहब का पेट झरी उपट गया, लूज मोशन, डायरिया हो गया। मार्ट साहब गए बाथरूम में क्या करके आए, अब मालूम चला कि या तो पानी कम है, या फिर साबुन कम है, या फिर साबुन नहीं है, या फिर यह भी हो सकता है कि उन्होंने जल्दी जल्दी सोचा कि भाई यही हल्का फुल्का, कोई भी मैंने हमें उदाहरण दे रहे हैं। अब क्या किया, यह मार्कर जो है, तब तक आए तो बोले अरे बड़ा कमजोरी लग रहा है भाई, ये तो क्या हो गया। सुनो एक काम करो, ओ अरमान, इससे जो है सब पढ़ाओ, तो हर चीज हम जो पढ़ाए हैं। अब अरमान बाबू गए, एक बार हम छू के इसको दे दिया, अब इसी में पूरा है भाई, वो कलरा पूरा इसमें पड़ा हुआ है। हाँ, अब अरमान बाबू गए पढ़ाने, तो क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं क्या पढ़ाए, इसको मुंह में चबा रहे हैं, इसको ऐसे काट रहे हैं, इसको ऐसे। अब जितना कोलरावा इसमें था, जो भी साल्मोनेला, जितना भी बैक्टीरिया था, जो भी था, हाँ, वह कहाँ घुस गया, वह चला गया। फिर हमको हुआ, फिर हम गए घर अपने, हम किसी को दिए, फिर वो गया, फिर स्कूल बच्चा मेरे घर का, वो फिर किसी को दिया, कैसे फैलता है। फिर वो बचवा सब कहीं कहीं मामा मौसी का, चाचा पितिया के यहाँ गया, तो स्टार्ट हुआ यहाँ से कहानी पूरा रक्सौल, उसी में से 2 आदमी चला गया मोतिहारी, मोतिहारी चला गया पटना, पटना चला गया दिल्ली, तो एक दूसरे से स्प्रेड हो रहा है।
कोरोना कैसे स्प्रेड किया? कोरोना का गोड़ है, पैर है। कोरोना कैसे स्प्रेड किया? एक दूसरे को किया, अपना आदमी चुना। तुमको हुआ, तुमको कोई जरूरी काम है, तुम दिल्ली गया, दिल्ली से जरूरी काम है, पटना गया, पटना से गया सारा में हो गया, उसमें 10 हुआ या उससे 50। समझ पाओगे कि साइकिल कैसे बनता है? लोग मार्केटिंग सीखता है कि 2 आदमी को जोड़ो तो इसमें से 10%, 5 आदमी को जोड़ो तो फिर 5%, फिर तुम 5-5 को जोड़ो। कि बैक्टीरिया का करता है, वायरसवा जो है कम्युनिकेबल डिजीज वाला, या किसी को परसेंटेज नहीं देता, ये अपने आप जोड़ लेता है। 5, 10, 50, 100, लाख, करोड़, अरब, पूरे विश्व को पसार दिया कोरोना है। कोई बोलने गया कितना चालाक है, बिना साधन, बिना सवारी, बिना गोड़ हाथ के, चिपक के। चलिए, तो ट्यूबरकुलोसिस का जो ट्रीटमेंट होता है वह गवर्नमेंट के द्वारा फ्री में दिया जाता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से टीबी होता है, और इसका जो मेडिसिन जो होता है 6 महीना से 12 महीने का डोज होता है, वह उस डोज को पूरा करना रहता है। सरकार के द्वारा दवा फ्री में दी जाती है। सरकार के द्वारा रोगी को खाने के लिए दवा के साथ साथ कुछ माल मटेरियल भी दिया जाता है, 500,000 रुपया का, कि प्रोटीन वाला सामान आप खरीद के खाइए। एक में इसमें टीबी वाले मरीज को यही चीज बताना है आप लोगों को कि आपको अपना टीबी का दवा एक दिन भी नहीं तोड़ना है। यदि आपने टीबी का दवा बीच में तोड़ा तो आपके अंदर एमडीआर डेवलप हो सकता है। एमडीआर मतलब मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस, यानी जो हमारे ट्यूबरकुलोसिस का जो 4 मेडिसिन, 5 मेडिसिन, 6 मेडिसिन है, यदि वह उस मेडिसिन से हमारा जो भीतर पल रहा ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया है, और यदि वह रेजिस्टेंस हो जाता है, वह प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत कर लेता है, यदि हमारे इम्यूनिटी को मजबूत करने के पहले वो अपना इम्यूनिटी मजबूत कर लेता है, तो क्या होगा? कोई दवा का असर नहीं होगा। और उस मरीज को क्या, जब दवा का असर नहीं होगा तो मल्टीपल मतलब कि बहुत सारे, ड्रग मतलब दवा, रेजिस्टेंस मतलब उससे लड़ने की क्षमता उस माइकोबैक्टीरियम को प्राप्त हो जाएगा। और पेशेंट इसमें ऐसा होता है, जब एमडीआर डेवलप कर जाता है तो उसको 10, 12, 5 को दवा चलाना पड़ता है, नहीं तो कभी कभी तो कोई दवा ही काम नहीं करता, वो मरीज मर जाता है। तो यह चीज को समझना पड़ेगा। उसके बाद प्लेग भी फैला था। प्लेग भी बैक्टीरियल डिजीज है, प्लेग भी फैलते रहता है। प्लेग कैसे फैलता है? तो चूहा के द्वारा। चूहा में बैक्टीरिया जाता है, फिर चूहा कहीं मरा हुआ, उससे मर जाता है, उससे इन्फेक्टेड हो गया, वह चूहा क्या करेगा? हमारे घर में आएगा, फिर वहां से हमको किसी रास्ता से हमारे में इंट्रोड्यूस होगा, हमको डिजीज प्रोड्यूस करेगा। तो कम्युनिकेबल डिजीज जितना हमने बताया, यह अभी हमने बताया किसका? अभी हमने बताया केवल बैक्टीरिया का। अब देखिए, अब वायरल जो डिजीज है, वायरस का जो वायरस वाला जो डिजीज है, तो उसमें हम लोग सबसे पहले वायरस का जो डिजीज है उसमें हम लोग मीजल्स बात करते हैं। आप लोग देखे हैं गांव में छोटी माता चेचक होता है, छोटी माता बड़ी माता लोग बोलता है, चेचक हो जाता है, चिकन पॉक्स बोला जाता है, मीजल्स बोला जाता है, उसी छोटी माता और बड़ी माता। तो मीजल्स होता है तो क्या होता है कि उसमें पैप्यूल हो जाता है, और वह क्या होता है? मोर मतलब स्प्रेड होता है। उसमें क्या होता है कि एक आदमी के घर में एक, अब देखते हो किसी कभी कभी मिजिल्स हुआ तो पूरे एरिया में मिजिल्स फैल जाएगा, तो उसमें ज्यादा हाइजीन मेंटेन करने की जरूरत रहता है। और कोई भी बैक्टीरिया जो होता, वायरस जो होता है, वायरस का एंटीवायरल नो ट्रीटमेंट, वायरस कभी भी धीरे धीरे अपने आप 3, 4 से 5 से 7 दिन में धीरे धीरे डिसअपीयर होता है। तो मिजिल्स जो होता है वेरिसोला जोस्टर वायरस होता है, उससे मिजिल्स होता है। अब चिकन पॉक्स होता है कि मिजिल्स होता है, तो वही, तो उसमें मतलब यही समझ लीजिए कि छोटी माता या बड़ी माता जो चेचक होता है, तो यह एक दूसरे में फैलता है। और यह भी कम्युनिकेबल डिजीज में आता है, क्योंकि एक आदमी को होगा तो उसके घर में 2-4 बच्चे को हो गया, फिर मालूम चला कि अगल बगल वाले बच्चे को एयरबॉर्न भी होता है। अब बच्चा में एक दूसरे बच्चा में कैसे हो जाता है? कभी कभी जैसे मानते हैं बच्चा है, यहाँ इसको हल्का हल्का सिम्टम आया और भी पूरा सिम्टम एपीएम नहीं हुआ, वो बच्चा क्या गया? दूसरे घर में खेलने गया, वो घर में खेलने गया तो वहां के बच्चा को दे दिया, फिर वो आके बीमार पड़ के बेड पे सो गया, तो वो फिर 4 घर में गया, फिर 4 घर में जाके फिर ऐसे ऐसे पूरा एरिया में स्प्रेड कर जाता है। तो किसी देखते हो कि ज्यादा जो हल्का हल्का ज्यादा गर्मी रहता है और हल्का हल्का जैसे बरसात वगैरह का समय स्टार्ट होता है, तो यह सब बीमारी का चांस जो होता है स्प्रेड करने का ज्यादा बढ़ जाता है। तो अब पहले के और वायरल डिजीज कॉमन हुआ करता था स्वाइन फ्लू।
स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू आप लोग देते थे। फ्लू मतलब क्या होता है? फीवर का प्रकार होता है। तो बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू भी एक एयरबोर्न डिजीज था या है। ये अभी क्या होता है कि हमेशा कभी कभी आते रहता है। इसमें क्या होता था कि मतलब कि एक दूसरे से छींकने में, साथ बैठने, मानते हैं कि हमको सर्दी खांसी हुआ और हमने छींका। जब राइनाइटिस डेवलप होगा, जब सर्दी खांसी जब होगा, राइनाइटिस कफ होगा, तो उसमें छींक आएगा, स्नीजिंग आएगा, नाक से पानी बहेगा या आंख से पानी बहेगा। जैसे नाक से पानी बहेगा तो हमने इसे कर दी, कितना लोग कर लेता है। या फिर छींका, तो छींकने के लिए क्या बोला है कि कोरोना में ऐसे ऐसे छींकना है और किसी के सामने नहीं छींकना। हम छींक रहे हैं तो इसके छींक के द्वारा जितना हजारों लाखों कोरोना वायरस या फिर स्वाइन फ्लू के वायरस ऐसे एटमोस्फियर में गए, पता नहीं लगा किसके भी लोग बस यहीं पे छींके हैं। लेकिन हम जो छींके तो उसका फोर्स कहां तक गया? सबके शरीर पे चला गया। तो इसलिए मास्क पहनना बोला कि मास्क पहनिए, या फिर कपड़ा छींकते समय रुमाल का इस्तेमाल कीजिए, या फिर छींकते समय एल्बो का ऐसे कीजिए। तो क्या कि जो छींका जाएगा, जो फोर्स के साथ जाएगा, वो इसी में रह जाएगा, फिर रुमाल में रह जाएगा, तो बीमारी स्प्रेड होने का चांस कम बनेगा। अब हम छींक दिए, मानते हैं छींकने की कुछ देर बाद बात कर रहे हैं, तो इसको कुछ सामान है उसे उठा के दे दिए, लो भाई उसको दे दो, फिर उसके हाथ से इसमें चला गया, फिर इसमें से चला गया, ऐसे ही स्प्रेड होता है। तो यह सब चीज पे ध्यान देने का जरूरत है। तो इबोला वायरस आया, स्वाइन फ्लू वायरस आया, इबोला वायरस का भी आप लोग नाम सुने होंगे, एक बार आया था कोरोना वायरस की तरह इबोला वायरस आया। डेंगू, आजकल डेंगू आप लोग, हमारे यहाँ भारत में मोस्ट कॉमन क्या होता है? डेंगू फीवर। डेंगू भी कम्युनिकेबल डिजीज है। वह क्या होता है? किससे होता है डेंगू? कौन मच्छर के काटने से होता है भाई? तो डेंगू जो हुआ, डेंगू जो है एडिस मच्छर से होता है। तो यह भी डेंगू का एक सीजन होता है। डेंगू क्या करता है? डेंगू जो शरीर पे वार करता है तो यह हाई फीवर कॉज करता है। वायरल डिजीज है, कम्युनिकेबल डिजीज में आता है, और यह हाई फीवर कॉज करता है। और हाई फीवर के चलते क्या होता है? पेशेंट का जो फीवर होता है 103, 104 तक पहुंच जाता है। और पेशेंट को जो होता है सिम्टम, जैसे माथा में दर्द ज्यादा रहता है, हेडेक रहता है, इसका नर्वस सिस्टम पे भी अटैक होता है। और सबसे ज्यादा यह क्या करता है कि प्लेटिलेट्स शरीर में जो WBC, RBC जो ब्लड सेल पाए जाते हैं, तो ब्लड सेल में जो प्लेटिलेट्स जो होता है, जो हमारे एंटी कोगुलेंट में कोगुलेशन में मदद करता है, या प्लेटिलेट्स के काउंट को गिराने लगता है। प्लेटिलेट्स को रप्चर करता है, प्लेटिलेट्स के सेल को रप्चर करता है, जिसके चलते प्लेटिलेट्स शरीर में, एक स्वस्थ आदमी के शरीर में 1.5 लाख टू 4 लाख होना चाहिए। वह क्या होता है कि धीरे धीरे घटते घटते 60, 70, 40, 35, 30 तक कम। जब 30,000 से कम प्लेटिलेट्स काउंट डेंगू में आने लगे तो उसको सीरियस कंडीशन माना जाता है, और उसमें प्लेटिलेट्स थेरेपी कराया जाता है। प्लेटिलेट्स जो होता है, दूसरे के शरीर से प्लेटिलेट्स निकाल कर पेशेंट को प्लेटिलेट्स चढ़ाना जरूरी रहता है। क्यों जरूरी रहता है? कि यदि प्लेटिलेट्स का नॉर्मल वैल्यू जो होता है, यदि वह मतलब कि वह 30,000 से नीचे आने लगेगा, तो प्लेटिलेट्स का वर्क क्या है कि कोगुलेशन में मदद करता है। तो जहां भी छोटे छोटे कैपिलरी वगैरह पाए जाते हैं, जैसे नाक से, कान से, अतड़ी से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है, ऑटोमेटिक ऐसे ही ब्लीडिंग हो जाएगा, कभी कोगुलेशन नहीं बन पाएगा। तो जहां पे छोटे छोटे जहां पे लिंकेज है, वहां से पेशेंट को ब्लीडिंग होने लगा। किसी पेशेंट को यदि मालूम नहीं हो रहा है, नाक से ब्लड होने लगा, कान से ब्लड होने लगा, तो उसका प्लेटिलेट्स का जांच कराते हैं। प्लेटिलेट्स कम होने से यही होता है। लेकिन प्लेटिलेट्स का लाइफ साइकिल 72 आवर्स में ही बनता है। मैंने जैसे RBC का लाइफ साइकिल 120 दिन है, WBC का 7 से 10 दिन है, तो प्लेटिलेट्स का लाइफ साइकिल 72 दिन होता है। 72 घंटा, दिन नहीं। तो 72 घंटा में प्लेटिलेट्स क्या होता है कि नया बनता है और टूटता है। तो इसलिए आप लोग देखिए, किसी पेशेंट का प्लेटिलेट्स का काउंट हमारा आज 60,000, 50,000, 40,000 एकॉल, फिर 25,000 हुआ, फिर मालूम चला कि 2 दिन बाद एक बार 1 लाख हो गया। तो इसका मतलब यह नहीं कि रिपोर्ट गड़बड़ है। और हमारा आज 1 लाख हुआ तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम ठीक हैं। हर 2 दिन 1 दिन पर उसका प्लेटिलेट्स, जब डेंगू हो जाता है तो हर 1 दिन 2 दिन पर प्लेटिलेट्स काउंट को कराना है, क्योंकि हर 1 से 2 दिन में प्लेटिलेट्स काउंट कराने से पता लगेगा कि उसका प्लेटिलेट्स तो नॉर्मल से नहीं घट रहा है, नॉर्मल से नीचे आएगा, तो उसको प्लेटिलेट्स चढ़ाएंगे। डेंगू वाले पेशेंट को इलेक्ट्रोलाइट मैनेज करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस उसका कम नहीं होना चाहिए। उसको खाना में तरल चीज ज्यादा देंगे, उसको इलेक्ट्रोल पाउडर, ORS का घोल ज्यादा पिलाएंगे, उसको स्लाइनिंग करके RL DNS वगैरह चढ़ा के मेंटेन करेंगे। फीवर के लिए फीवर का दवा देंगे। पपीता का पत्ता पिलाते हैं, लोग ऐसा बोलते हैं पपीता के पत्ता से जो होता है प्लेटिलेट्स बढ़ सकता है, इम्यूनिटी बढ़ाने वाला दवा सब खिलाएंगे।
और कोई प्रॉपर दवा इसका नहीं है, क्योंकि वायरल डिजीज है। देयर इज नो एनी ट्रीटमेंट ऑफ डेंगू। डेंगू का कोई ट्रीटमेंट अभी तक मेन डीओसी नहीं बना है, मेन ट्रीटमेंट नहीं है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया जाता है। 2 तरह के बीमारी का इलाज किया जाता है। एक कोई स्पेशली उस बीमारी के लिए जो मेडिसिन बनाया जाता है उसका इलाज किया जाता है। तो जितने भी वायरल डिजीज आप लोग देखोगे, जैसे कोरोना हुआ या फिर स्वाइन फ्लू हुआ या फिर आपको डेंगू हो गया, जो भी बैक्टीरिया वायरल डिजीज है उनका कोई स्पेसिफिक दवा नहीं बना है आज तक। सिम्टोमेटिक दवा और हाई, जैसे हमारा शरीर में जब वो इम्यून करेगा और हमारे शरीर में धीरे धीरे इम्यूनिटी स्ट्रांग होगा, एंटीबॉडी तैयार होने लगेगा और हमारा शरीर उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडी पैदा कर लेगा, तो वह बीमारी धीरे धीरे डिसअपीयर होने लगेगा। तो डेंगू फीवर में भी वही किया जाता है कि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया जाता है। यदि फीवर है तो फीवर का दवा देंगे, गैस है तो गैस का दवा देंगे, उल्टी है तो उल्टी का दवा देंगे, लूज मोशन हो रहा है तो लूज मोशन का दवा देंगे, वीकनेस कम करने के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बी कम्प्लेक्स मल्टीविटामिन विटामिन डी देंगे, इलेक्ट्रोलाइट को मैनेज करेंगे, खाना में ग्रीन वेजिटेबल्स, लिक्विड डाइट और फ्रूट्स का सेवन ज्यादा करेंगे, जूस वगैरह ज्यादा मात्रा में पिएंगे। तो इस तरह हम लोग हर 1 दिन 2 दिन पर डेंगू के लिए हम लोग क्या करेंगे, मेन क्या है उसमें सीबीसी का जांच करेंगे। सीबीसी पिछले वीडियो में पढ़ाए हैं। सीबीसी जांच कराकर हम लोग डेंगू पर मॉनिटरिंग कर सकते हैं। डेंगू को कंफर्म के लिए डेंगू के लिए हम लोग कौन जांच करते हैं, डेंगू के लिए हम लोग सीबीसी करते हैं, जिससे हम लोग प्लेटलेट्स का काउंट पता लगता है और डेंगू चेक करते हैं, डेंगू टेस्ट करते हैं, डेंगू कराते हैं, जिससे डेंगू का पॉजिटिव निगेटिव पता लगता है। तो यह चीज हो गया डेंगू के लिए। अभी हमारे बिहार और भारत में कॉमन वायरल डिजीज है, कम्युनिकेबल डिजीज के श्रेणी में आता है। और दूसरा सबसे ज्यादा होने वाले, सबसे ज्यादा जो वायरल कोई कम्युनिकेबल डिजीज अभी जो है हमारे कंट्री में, हमारे वर्ल्ड में, वह क्या है, इन्फ्लुएंजा। जितना सर्दी खांसी बुखार हो रहा है ना, तो लोग कहता है सीजनली बुखार है। सीजनली बुखार है ना, जो बुखार 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन में खत्म हो जाता है, उसको सीजनली बुखार कहा जाता है, लेकिन दरअसल वह इन्फ्लुएंजा फीवर है। और इन्फ्लुएंजा फीवर जो क्या होता है, वह इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है। वह 3 दिन तक कम से कम तो रहेगा ही, हाई ग्रेड फीवर रहता है। इसमें क्या रहता है, पेशेंट को सिम्टम क्या होगा इन्फ्लुएंजा फीवर में, राइनाइटिस, नाक से पानी गिरना, माथा में दर्द होना, आंख से पानी गिरना, पूरे देह में दर्द होना, इतना कमजोरी होना कि लगे चला नहीं जा रहा है, मसल्स पेन ज्यादा होना, भूख नहीं लगना, हाई ग्रेड फीवर। जैसे फीवर अभी हो गया 103-4, फिर मालूम चलेगा कि दवा खा लिया डोलो पैरासीटामोल, उसके बाद फिर 1-2 घंटा बाद फिर जो है फीवर 102, 103, 104 है। तो लोग में क्या करता है, मार एंटीबायोटिक पर एंटीबायोटिक, ओडिसेफ पे ओडिसेफ, डेक्सोना पे डेक्सोना, मोनोसेफ पे मोनोसेफ दे रहा है। टाइफाइड चेक कराएगा इन्फ्लुएंजा फीवर में, तो बिहार में क्या हो जाता है, टाइफाइड पॉजिटिव। हम लोग मरीजों को दवाई लिखते हैं तो कहते हैं 3-4 दिन सबर करो बाबू, सबर करो। तो वो कहेगा न, इनका लिखे कहाँ होता, पढ़ागा जाएगा गांव में, कहेगा देखा ना भाई बुखार तो 1 दिन से खराब मर ले, हमारे सर दवाई लिखे हैं कोई असर ही नहीं कर रहा है। वो कहेगा बा नहीं सुई बैठी है, तुम देख बिहान से बुखार उड़ जाएगा। अब 2 दिन मेरा कहा, 3 दिन 4 दिन बाद 2 दिन को सुई लिया, बोला गया सर आपके तो थोड़े ठीक हुआ, तो सुइया लिया है, बॉडी मोनोसेफ टाइफाइड चेक करा लिया है, टाइफाइड पॉजिटिव आया है। रे ससुरा, पहले का दूसरा दिन में टाइफाइड कैसे पॉजिटिव आएगा, आज हमको बुखार हुआ। और टाइफाइड फीवर का तो जानते हैं आप लोग कि टाइफाइड फीवर में फर्स्ट वीक में पता करना है तो ब्लड कल्चर से पता होगा, सेकंड वीक में एग्लूटिनेशन टेस्ट आएगा, तो विडाल टेस्ट सेकंड वीक में करना है। तब पहले के दिन के बुखार में कैसे विडाल टेस्ट पॉजिटिव आ गया है, इसका कोई तर्क नहीं। तर्क तो पहले हम लोग वेट करेंगे। हम एंटीबायोटिक पे भी पढ़ा चुके हैं पिछले वीडियो में कि एंटीबायोटिक का ज्यादा यूज करने से क्या क्या बीमारी होता है। तो कोई भी इन्फ्लुएंजा फीवर या सीजनली फीवर हो रहा है तो पहले हम लोग 2 दिन 3 दिन पैरासीटामोल, जिंक टैबलेट, विटामिन की दवा, इम्यूनिटी बढ़ाने वाला दवा खाएंगे, लिक्विड चीज का ज्यादा सेवन लेंगे। यदि 2-3 दिन बाद हमको फीवर परेशान किया तो हम लोग सिम्टोमेटिक डिटेक्ट करेंगे कि यह मलेरिया का फीवर है, कि टाइफाइड का फीवर है, कि डेंगू फीवर है, तो उसका इलाज उसके अनुसार करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ क्या हो रहा है, पहले ही दिन से टाइफाइड फीवर का इलाज होने लग रहा है। मार मोनोसेफ, मार ओडिसेफ लूट पड़ा है। जितना ओडिसेफ का सेल, मोनोसेफ का सेल गांव देहात में बुखार के लिए किया जा रहा है, हमको नहीं लगता है कि पूरे विश्व में कहीं किया जाता होगा। क्या है, किडनी फेल हो जा रहा है भाई, क्या है, लिवर फेल हो जा रहा है,
काहे हो जा रहा है, काहे बड़ा बड़ा बीमारी होने पर कोई दवाई काम नहीं कर रहा है, समझना पड़ेगा ना। तुरंत फायदा चाहिए यहाँ पे, क्या चाहिए? हाँ, ज्यादा ज्यादा जोगी मठ के उजाड़, तो वही सब चीज है। खैर इस सब तो बहुत, इस सब का स्कैंडल है, इस सब पे बात करेंगे तो फिर काम वाला चीज नहीं हो पाएगा। तो और वायरल डिजीज में क्या हो गया? मम्स हो गया, इंसेफ्लाइटिस हो गया। गर्मी का सीजन स्टार्ट होता है तो आजकल गांव देहात में, इनसे पहले बहुत ज्यादा चलता था, इंसेफ्लाइटिस एक वायरल डिजीज है। और इससे क्या होता है कि पेशेंट को कोमा में चला जाता है, हाई ग्रेड फीवर होता है, और बच्चा में ज्यादा प्रभाव मिलता था, जिससे बच्चा जो है इंसेफ्लाइटिस फीवर में हाई फीवर होने के चलते उसका फीवर 103, 104, 105 चला जाता है, जिससे चमकी बुखार, तभी सरकार का द्वारा इलाज चल रहा है, चमकी को धमकी। लीची का सीजन आएगा तो चमकी बात धमक जाएगा, तो इसके लिए गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम चलाया जा रहा है कि बच्चा को तरल पदार्थ का सेवन ज्यादा कराना है, बच्चा को फीवर होने पर उसको पानी का पट्टी देना है, तुरंत सरकारी अस्पताल में ले जाना है। पहले लोग क्या करता है, गांव देहात में उसको इधर उधर इलाज कराएगा, बीमारी को डायग्नोस नहीं होने देगा, बीमारी को बढ़ा के खराब करके ले जाएगा, जिससे मरीज का जो है बच्चा का जान चला जाता है। तो इंसेफ्लाइटिस भी एक कम्युनिकेबल डिजीज है, और जब एक बार इंसेफ्लाइटिस का चाहे दिमागी बुखार का जब सीजन आता है तो क्या करता है कि पूरे एरिया को, पूरे उस जैसे पूर्वी चंपारण में फैलेगा तो पूर्वी चंपारण का पूरा अस्पताल फुल, मुजफ्फरपुर का पूरा अस्पताल फुल। तो एक सीजन में ही आता है और एक समय में आता है और एक एरिया में ही उस एरिया के लोगों को डिटेक्ट करेगा, डिफेक्ट करेगा। तो यह चीज को समझना पड़ेगा, और इससे बचाव के लिए बच्चा को आजकल जितना भी ज्यादा सीरियस इंफेक्शन वाला डिजीज है, सारे का मतलब 99% चीज का वैक्सीन निकल गया है, और वैक्सीन के द्वारा हम लोग उस बच्चा को या फिर उस रोगी को पहले वैक्सीनेशन करके उसके इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करके हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज पे लगाम लगाने का प्रयास करते हैं। तो यह सब है। दूसरा कम्युनिकेबल डिजीज क्या हो गया, तो वो तो जैसे पोलियो, वायरस के द्वारा पोलियो। आज के पहले देखें कि पोलियो का कितना लोग है, लेकिन सरकार के द्वारा लगातार प्रयास किया गया, पोलियो का वैक्सीनेशन किया गया, पोलियो के प्रति लोगों के शरीर में बच्चा के जन्म के दिन से ही पोलियो का खुराक देना स्टार्ट कर दिया गया। हाँ, पोलियो का खुराक देना स्टार्ट किया गया, जिससे बच्चा को जन्म से ही पोलियो के प्रति लड़ने के, पोलियो के वायरस से लड़ने के लिए इम्यूनिटी प्राप्त हो गया। पोलियो का मेडिसिन जानते हो, 2 बूंद मेडिसिन जो बोले, 2 बूंद दवा, पोलियो हवा, तो 2 बूंद का जानते हो कीमत कितना है? साधारण आदमी नहीं खरीद के दिला सकता है पूरा डोज। यही कोडवर्ड में जान लीजिए, सरकार के द्वारा फ्री में दिया जाता है, और इसके द्वारा इतना युद्ध स्तर पे इतना किया गया, इतना पोलियो वैक्सीनेशन चलाया गया, इतना उसका ड्रॉप चलाया गया, इतना प्रयास किया गया कि आज भारत देश में हम यहाँ सीना तान के कह सकते हैं कि भारत देश ने पोलियो पे विजय प्राप्त किया और पोलियो का उन्मूलन हो गया। शायद 0.1 या फिर नहीं, आज तो मिल ही नहीं करता है, कहां एक मिला तो पूरे देश में चर्चा का विषय हो जाएगा। भाई क्यों हुआ? सारे लोगों को पोलियो के प्रति इम्यूनाइज कर दिया गया। जितना बच्चा जन्म लेगा पहले ही पोलियो का वैक्सीन उसका डोज लेगा, शरीर में अपने लिए एंटीडोज पैदा करेगा। अब देखिए उसके अलावा अब रेबीज का बात करते हैं, वो भी कम्युनिकेबल डिजीज है। रेबीज में क्या होता है, कुत्ता के सियार में, जैकल में, बंदर में, मंकी में, इस बिल्ली में 4 गो चीज के दांत में उसका सलाइवा जो होता है ना, सलाइवा में रेबीज वायरस होता है। तो ये नहीं कि सब में होता है, जो इन्फेक्टेड कैट है या फिर बंदर है या फिर कुत्ता है, जनरली कुत्ता हम लोग को ज्यादा मिलता है यहाँ पे, तो कुत्ता है, और या फिर जंगल में जाओगे तो जैकल ज्यादा मिलेगा, मंकी ज्यादा मिलेगा। तो कोई एक ऐसा, उसमें से कोई ऐसा जिसको रेबीज हुआ है, रेबीज का इन्फेक्शन लगा हुआ है, यदि वह मनुष्य को काट लेता है, काटने के बाद वह अपना सलाइवा क्या करता है, ब्लड स्ट्रीम में हमारा छोड़ देता है। जैसे हमको यहाँ काटा तो यहाँ पे जब दांत को हलाया, या नाखून से नहीं होता, दांत जब हलाया तो उसके सलाइवा के द्वारा क्या हुआ कि वह रेबीज वायरस हमारे शरीर में इंट्रोड्यूस हो गया।
इंट्रोड्यूस होने के रेबीज का जो इंक्यूबेशन पीरियड है ना, इतना खराब है कि कभी कभी तो 10 दिन 15 दिन में इन्फेक्ट करता है, कभी कभी 10 साल 15 साल बाद उसका असर दिखाई देगा। और रेबीज वायरस का जब इन्फेक्शन शरीर में लग गया तो देयर इज नो एनी ट्रीटमेंट इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व में इसका कोई इलाज नहीं है। वह क्या करता है? फोटोफोबिया। कौन डिजीज प्रोड्यूस करता है? फोटोफोबिया। फोटो मतलब चेहरा, परछाई, फोबिया मतलब डर जाना। वह आदमी क्या करेगा? रूम में बैठा रहेगा तो कुत्ता कैसा बिहेव करेगा? भौंकेगा, रोएगा, पानी में परछाई देगा अपना तो लगेगा डर जाएगा। वह एक बहुत ही दयनीय स्थिति हो जाता है, उसमें लोग बांध के उसका इलाज कराता है। वो आदमी फिर जिसको काट लिया, जैसे हमारे घर में किसी को हो गया, अगर वो 5 आदमी उसका जो इलाज करने जा रहा है उसको किसी को काट दिया तो उसको भी हो जाएगा। समझ में आ गया ना? तो यह इसका दर्दनाक मौत होता है, उसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन यह है नहीं कि जब काटा तभी हो सकता है, आपको 10 साल बाद, 5 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद भी हो सकता है। और जब हो गया तो कोई इलाज नहीं है, उस आदमी को घुट घुट के मरना है। तो इसलिए वह बीमारी नहीं हो, इसलिए क्या किया जाता है कि पहले ही उसको वैक्सीनेशन दे दिया जाता है। शरीर में रेबीज के लिए इम्यूनिटी पैदा किया जाता है, और उसका भी दवा सरकार फ्री में दिया जा रहा है। आपको कुत्ता काट लिया, वो चेक करने का टाइम नहीं है। कुत्ता को हम लोग नहीं पकड़ेंगे कि कहां कुत्ता काट के भागा है, उसको रेबीज है कि नहीं है। हो सकता है, हो सकता नहीं है, उसको हम लोग वैक्सीनेशन स्टार्ट कर देंगे। 5 डोज होता है कुत्ता का वैक्सीन का, 5 डोज है, 0, 3, 7, 14, 28, जान लीजिए। किसी को थोड़ा काटे चाहे ज्यादा काटे, लोग थोड़ी सी कटले बाद 2 डोज ले लिया, नहीं काट दिया तो थोड़ा ज्यादा, तुम कौन होता है डिसाइड करने वाला? वो तो वायरस का अगर एक भी सलाइवा से चला गया तो एक वायरस भी उतना ही काम करेगा जितना हजारों को करेगा। आपको उसको हम पहचानेंगे नहीं, उसका हम टेस्ट कराएंगे नहीं कि रे भाई तोरा रेबीज भइल रहल स, कुतवा को पूछेंगे। गांव का लोग क्या करता था, पहले कुतवा को बांध देता था और देखता था कि 5 दिन की 7 दिन में मरता था, तब सुई दिलाता था ना। नहीं, पहले तो 14 को सुई पड़ता था पेट में। लोग ना कहीं कुत्ता काटे तो 14 को सुई पड़ी है, न पेट में होने पेट में। अब तो मॉडिफाई हो गया, अब तो स्टेटनस के हिसाब हाथ में पड़ता है। 5 गो डोज लेना है आपको। 0 पहला दिन, जिस दिन काटा उसी दिन से स्टार्ट कर देना है, 24 घंटे के भीतर। पहला दिन, तीसरा दिन, 7वां दिन, 14वां दिन, 28वां दिन, याद कर लेना है। पहला दिन, तीसरा दिन, 7वां दिन, 14वां दिन, 28वां दिन, 5 गो डोज ले लेना है। बूस्टर भी ले सकते हैं। तो अब इसके बाद इससे लेने से क्या हो जाए कि आप 99.9% हो गए कि आपको फोटोफोबिया नहीं होगा। 0.1% हो सकता है, कुछ भी तो चलेगा, उतना 100% मेडिकल कंफर्म नहीं करता है। मेडिकल गारंटी के साथ कोई ट्रीटमेंट नहीं करता है। जो डॉक्टर बोल रहा है गारंटी के साथ चीज ठीक कर देंगे, गारंटी से चीज ठीक करने को वो ठगता है। ठीक है, क्योंकि हर आदमी के शरीर में दवा का प्रभाव, बीमारी का स्प्रेड, बीमारी से लड़ने की क्षमता अलग अलग होती है। हर का इम्यूनिटी अलग है, हर का एक्टिविटी अलग है, तो शरीर भी उसी के अनुसार एडजस्ट करता है। तो यह कॉमन वायरल कम्युनिकेबल डिजीज में यह सब हो गए, और बैक्टीरियल डिजीज में भी हम बता चुके हैं। अब हम आपको बताएंगे कुछ कुछ है, जैसे आपको प्रोटोजोअल के द्वारा। प्रोटोजोआ मतलब कि हम बताए थे कि माइक्रोऑर्गेनिज्म हमारे शरीर में पाया जाता है, उसमें पाया जाता है बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, हेलमिन्स, पैरासाइट। कौन कौन पैरासाइट है इसमें? तो देखिए प्रोटोजोआ में क्या होता है, प्रोटोजोआ में क्या होता है कि कौन कौन कॉमन डिजीज है प्रोटोजोआ में जो कम्युनिकेबल डिजीज के श्रेणी में आता है, तो वह है मलेरिया, कालाजार और डिसेंट्री। तो मलेरिया में क्या होता है, मलेरिया में क्या करता है, कैसे फैलता है? मलेरिया है इसी में होता है, मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। तो मलेरिया में क्या होता है कि जैसे इस एरिया में फैला है, तो इस एरिया में जितना मादा एनोफिलीज मच्छरवा है वह एक घर में नहीं घुस खाएगी, एक घर के खाना से उसको पेट नहीं भरेगा। वो पांडियो जी की यहाँ खाएगी, संडियो जी की यहाँ खाएगी, अब पासवानो जी की यहाँ खाएगी, सबके बाबू साहब की यहाँ खाएगी, सबके यहाँ जाएगी। एक चीज को पहचाने की भाई जेकर तो
देह से तुम्हें खूब हाथा काटा है, चाहे कोई भी है, अपना छोड़ देगी मलेरिया का। तो मलेरिया मतलब कहने का एस्पेक्ट स्पेशली यही है कि मलेरिया भी कम्युनिकेबल डिजीज है। इसके लिए क्या है कि मच्छर पे छिड़काव कीजिए, मच्छर पे हम लोग रोकथाम कर लेंगे तो मलेरिया पे रोकथाम कर सकते हैं। मलेरिया मच्छर काटने से होता है, आदमी के काटने से मलेरिया नहीं होता है। तो मच्छरवा को काटने नहीं देंगे तो मलेरिया को हम रोक सकते हैं, वो जल लीजिए। तो मलेरिया को रोकने के लिए मच्छरवा को क्या करेंगे, मच्छर का स्प्रे कराइए, ऑल आउट जलाइए, मच्छरदानी लगाइए, सबसे सेफ है। तो मलेरिया हो गया तो क्या है, तो मलेरिया में क्या करता है, आपको पढ़ा दिया मलेरिया कि जितना धीरे धीरे घुसेगा शरीर में उसका टॉक्सिन, वैसा ही वो क्या करेगा, पहले उसका स्टेज है, क्या करेगा कि पहले खूब कपाएगा, खूब कूदाएगा, चारा लग के बुखार आएगा। उसके बाद हाई ग्रेड फीवर एकदम लगेगा कि 104 105 डिग्री बुखार हो जाएगा। फिर 4 को 5 को रजाई बढ़ाइए, फिर दवाई दीजिए, फिर धीरे धीरे उसका बुखार उतरेगा, और फिर उतरेगा तो उसके बाद स्वेटिंग होगा, उतना ही पसीना होगा, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट को भी अनबैलेंस करता है। तो इसका भी इलाज है, इसका डीओसी क्या है, क्लोरोक्विन चलाते हैं हम लोग, क्लोरोक्विन मेडिसिन देते हैं, मलेरिया का डीओसी है 1000 mg का सिंगल डोज फर्स्ट में देते हैं, फिर उसके बाद 500, फिर 24 घंटे के बाद 500, 48 घंटे के बाद 500, ऐसे करके दवा चलता है। और सिम्टोमेटिक इलाज, अब किसी को मालूम नहीं है, बुखार हो गया कि मलेरिया है कि कालाजार है कि टाइफाइड है, मार पहले कि इन्फ्लुएंजा है, अब पहले दिन बुखार लगा, मार उसको मोड़नो से गाथ रहा है, ओडिसेप गाथ रहा है, अरे आदमी मलेरिया होगा तो ओडिसेप काम करेगा, मलेरिया का अलग ट्रीटमेंट है। दिस इज द प्रोटोवल डिजीज। टाइफाइड है बैक्टीरियल डिजीज, तो बैक्टीरियल का एंटीबायोटिक बैक्टीरिया में मारने का काम आता है, प्रोटोजोआ को मारने का काम थोड़े होता है, प्रोटोजोआ का अलग दवाई है। तो यह चीज समझना पड़ेगा, डायग्नोसिस करना पड़ेगा। तो कम्युनिकेबल डिजीज जब मलेरिया किसी एरिया में फैला जाता है तो वहां पर तुरंत सबसे पहले सरकार का क्या उपाय होगा, भाई चलो भाई वहां पे जल्दी से ऐसी कराओ, स्प्रे कराओ, लोग को जागरूक करो, सारा लोग को बोलो कि मच्छरदानी लगाना है भाई, बिना मच्छरदानी के नहीं सोना है। कालाजार भी वैसे ही है, हम लोग का पूर्वी चंपारण अभी कालाजार का बेल्ट माना जाता था। कालाजार में क्या होता है, स्प्लिनोमेगाली रहता है, स्प्लिन बढ़ा देता है, एल्डिहाइड टेस्ट करते हैं इसको। और कालाजार का वार्ड अलग अलग वार्ड बनता था, कालाजार के लिए वार्ड मिलता था, वहां के कालाजार जब कम्युनिकेट डिजीज किसी एक विशेष एरिया विशेष क्षेत्र में फैलता है, और कालाजार किसे होता है, लिस्मेनिया डोनामानी होता है, प्रोटोजोआ का प्रकार होता है जो लिस्मेनिया डोनामानी नाम है, उसके द्वारा कालाजार होता है। तो कालाजार का टेस्ट होता है, कालाजार डिटेक्ट होने पे उस पेशेंट को रखा जाता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, वहां पे उसको खाना मिलता है, उसका मेडिसिन मिलता है, उसका अलग वार्ड है, उसको स्पेशल वार्ड में कालाजार वार्ड बना हुआ है सब जगह। तो यह भी कम्युनिकेबल डिजीज है। वैसे ही डिसेंट्री है, डिसेंट्री में क्या होता है, प्रोटोजोअल होता है अमीबिक डिसेंट्री। तो इसमें क्या होता है कि उसमें लैट्रिन के साथ ब्लड आएगा, फिचकारी के साथ लैट्रिन होगा, तो उसमें पेशेंट को वो प्रोटोजोअल मेडिसिन खिलाते हैं, तो जाके धीरे धीरे उसको कंट्रोल होता है। अब देखिए ब्लड के कांटेक्ट होने से कौन कौन कम्युनिकेबल डिजीज होगा। तो ब्लड के कांटेक्ट होने से कम्युनिकेबल डिजीज में आता है सबसे पहले एड्स, HIV, यानी कि हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई। मतलब कि किसी का ब्लड अगर उसको HIV है, यदि उसका ब्लड हमको चढ़ गया, यदि उसका नीडल हमको हल गया, उसको HIV है, प्रिकिंग हो गया, फिर उसके इंजेक्शन से हमको सुई दिला गया, तो उतने लोग को HIV हो सकता है। मानते हैं कम्युनिकेबल इसको इसलिए बोला गया कि किसी भी चीज से, एक चीज से प्रिक होते होते 10 आदमी को प्रिक हो गया, तो यह एक आदमी है जो 50 आदमी को बीमारी फैला सकता है। तो दिस इज द कम्युनिकेबल डिजीज। तो अब वैसे ही HIV है, हेपेटाइटिस ए है, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी है। सेक्सुअल कॉन्टेक्ट डिजीज को भी कम्युनिकेबल डिजीज के प्रसारी में रखा गया है, क्योंकि सेक्सुअल कॉन्टेक्ट डिजीज जो क्या है, सिफिलिस और गोनोरिया, HIV, हेपेटाइटिस बी। तो सिफिलिस और गोनोरिया क्या करता है, सिफिलिस जो होता है ट्रिपनोमा पैरिडम से होता है, और गोनोरिया जो होता है क्या होता है, नेजेरिया गोनारी से होता है। तो इसमें क्या होता है, सिफिलिस और गोनोरिया में क्या होता है, इसको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज इसलिए दिया गया क्योंकि यह क्या करता है, यह सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय फैलने वाला बीमारी है, और एक आदमी के द्वारा यह 50, 100, 1000 आदमी फैल सकता है। यदि किसी को गोनोरिया हो गया
तो मेल का अलग सिम्टम होगा, फीमेल का अलग सिम्टम होगा। सिफिलिस हो गया तो मेल का अलग सिम्टम होगा, फीमेल का अलग सिम्टम होगा। सिफिलिस के बारे में बता चुके हैं। गोनोरिया से वेजाइनल इन्फेक्शन होता है और बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, और उसके चलते बर्थ मतलब कि बच्चा एबॉर्शन होने से, अगर औरत प्रेग्नेंट है तो बच्चा एबॉर्शन भी हो सकता है, या फिर सही समय पर ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो यूट्रस कैंसर भी हो सकता है। न्यूजीरिया गोनोरिया से चलते वाटर इरेगुलर, वाटर डिस्चार्ज इरेगुलर, मेंस, हैवी ब्लीडिंग, या सब सिम्टम होते रहता है। मेल में क्रैक्ट पेनिस और तुमको वाटर डिस्चार्ज, स्वप्न दोष, बहुत सारा सिम्टम अलग अलग है। इचिंग, बॉडी में लाल लाल दाना दाना हो जाना, तो यह सब सिम्टम होता है। तो यह इसलिए कम्युनिकेबल डिजीज के श्रेणी में आएगा क्योंकि यह एक आदमी से दूसरा जब ज्यादा होता है, जो सेक्स वर्कर है और क्या करेगी, एक आदमी को 10 आदमी में स्प्रेड करा सकती है। तो इसको प्रिवेंशन के लिए क्या किया गया है, इसको प्रिवेंशन के लिए कंडोम का इस्तेमाल करना है और लोग को एजुकेट करना है। इसलिए ना बोले कि एजुकेशन का क्यों जरूरत है। आजकल 9-10 के सिलेबस में एजुकेशन जुड़ जाना चाहिए। एजुकेशन को खत्म हो जाना चाहिए कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज क्या होते हैं और HIV क्या होता है। अच्छा, हमारे समाज में जैसे HIV का बात होगा, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज का बात होगा, तो लड़का लड़की या फिर जो भी लोग हैं मुंह दाब कर लगेगा हंसने, लगेगा वाह बहुत बढ़िया टॉपिक से सुनेगा, अच्छा लगा। ये गधा, तुम जानोगे नहीं तो किसी चुंगल में फंस जाओगे। तो यह जो चीज है एक सिलेबस में होना चाहिए, और सरकार इस पे प्रोग्राम भी कर रही है। विदेश में जाओगे, अमेरिका वगैरह, इंग्लैंड वगैरह में, तो वहां पे इस बच्चा को एजुकेट किया जाता है कि आप बीमारी से बचाओ। तो कम्युनिकेबल डिजीज का यही प्रसार है, यही मेन थीम है कि बीमारी से कैसे हम बचाव करेंगे। वैसा बीमारी जो एक आदमी से 50 आदमी को हो सकता है, चाहे वह किसी विधि से हो, चाहे एयर हो, चाहे छूने से हो, या फिर ब्लड कांटेक्ट से हो, या फिर सेक्सुअल कांटेक्ट से हो, या खाना पीना के चलते हो, या पानी के चलते हो, या फिर उंगली टच करने के चलते हो, या फिर साथ बैठ के खाने से, एक बाथरूम के शेयर करने से हो। जितना भी एक दूसरे से स्प्रेड करने वाले बीमारियां हैं वह सब कम्युनिकेबल डिजीज में आएंगे। थोड़ा पॉज करो। संक्रमण के प्रकार, लास्ट में कम्युनिकेबल डिजीज का हम शॉर्ट में बता रहे हैं कि यह फैलने का प्रकार क्या होता है। बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ, पैरासाइट के द्वारा फैल सकता है। संक्रमण कैसे फैलता है? संक्रमण डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से फैलता है, प्रत्यक्ष तौर पे फैल सकता है, अप्रत्यक्ष तौर पे फैल सकता है। इन्फेक्शन फैलने का समय आसान तरीका, ऐसे व्यक्ति या ऐसा जानवर के संपर्क में आना जो पहले से संक्रमित हो। वह निम्न तरीकों से हो सकता है। जानवर से व्यक्ति में, किसी जानवर के काटने या खरोच से आपको इन्फेक्शन हो सकता है। कुछ मामलों में यह घातक भी हो सकता है। जानवरों के मल मूत्र के संपर्क में आना भी खतरनाक हो सकता है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमण, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में छूने, किस करने से, आसपास छींकने से, खांसने से फैलता है। इन्फेक्शन के कीटाणु यौन गतिविधियों के द्वारा, शरीर के तरल पदार्थों के द्वारा, आदान प्रदान के द्वारा फैल सकते हैं। तो मां के, अब देखिए, मां से बच्चे में प्रेगनेंसी के दौरान एक प्रेग्नेंट महिला को उसके बच्चे में संक्रमण फैल सकता है। गर्भनाल, प्लेसेंटा का जो होता है, योनि में मौजूद कीटाणु डिलीवरी के दौरान बच्चे में फैल सकते हैं। जो वेजाइना के आसपास जो बैक्टीरिया है वह बच्चे में डिलीवरी के समय बच्चा में उसको फैल सकते हैं। अब इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट, तो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट हो गया। इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट में क्या होता है संक्रमण फैलने का? इन्फेक्शन फैलने वाले कीटाणु इनडायरेक्ट तरीके से फैलते हैं। यह निम्न होता है, जैसे कीड़े के काटने से। कुछ कीटाणु जैसे मच्छर, जो छोटे कीटाणु काटने से फैलते हैं, और यह संक्रमित कीड़े या मच्छर जहां काटते हैं जिसको, उनको बीमारी पैदा करते हैं, या फिर अपना खाना किसी विधि से जाके खाना में अपना चीज छोड़ देते हैं। जैसे मलेरिया हुआ ना, एक काटने से फैलता है। तो यह सब चीज हो गया। अब देखिए संक्रमण के लक्षण क्या मिलेंगे। कोई भी संक्रमण होगा तो, कोई भी इन्फेक्शन होगा तो आदमी के शरीर में क्या क्या लक्षण मिल सकते हैं? तो मांसपेशियों में दर्द हो सकता है, थकान उसको ज्यादा महसूस होगा, खांसी होगा, बुखार होगा, दस्त हो सकता है। तो इन्फेक्शन किसी भी कारण से हो सकता है, लेकिन यदि किसी का इम्यून सिस्टम कमजोर है, यदि पहले से उसको ब्लड से संबंधित, जैसे उसको कैंसर है, या फिर टीबी है, या फिर कीमोथेरेपी चल रहा है, या फिर ज्यादा स्टेरॉइड का सेवन कर रहा है, या फिर एड्स है, तो इस कंडीशन में, या फिर वह कुपोषण का शिकार है, खाना पाना का शैली उसका अच्छा नहीं है,
तो यह उस आदमी को फैलने का ज्यादा चांस बन सकता है। संक्रमण से बचने के लिए क्या क्या, कम्युनिकेबल डिजीज से बचने के लिए आदमी को क्या क्या उपाय करना चाहिए? तो अच्छा और संतुलित खाना खाना चाहिए, कच्चा खाना नहीं खाना चाहिए, फल और सब्जियों को धोकर पकाकर खाना चाहिए, घर में काम खासकर सफाई करते समय दस्ताना पहनना चाहिए, उसके बाद हैंड वॉश करना है, सारे कोई भी चीज बाहर से छुइए तो आपको हाथ धोना है, खाना खाने के पहले हाथ धोना है, लैट्रिन से आने के बाद हाथ में धोना है, जानवरों का मल मूत्र के संपर्क में नहीं आए, कोई भी काम करते हैं यदि जानवर के मल मूत्र या इससे संबंधित कोई भी काम करते हैं तो प्रोपर तरीका से हैंड वॉश करना है, यदि आप बीमार हैं तो घर पर बैठे रहे, यदि आपके दांतों और मसूड़ों में कोई इन्फेक्शन है तो कोमल ब्रश से डायरेक्ट खाना के पहले, खाना के बाद, सोने से पहले, सोने के बाद उसको साफ करना है। यदि आपको इससे ज्यादा कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। कच्चा दूध या दूध से बनी हुई चीजों को नहीं खाना है। HIV और हेपेटाइटिस से बचने के लिए, यौन संचालित रोगों के लिए अपना जांच कराएं और कॉन्डम का इस्तेमाल करें। अब देखिए संक्रमण से बचाव क्या उपाय हो गया कि संक्रमण से बचाव क्या है। बेहोश हो गए बढ़कर। संक्रमण से बचाव के लिए क्या है कि अगर आपको बुखार, उल्टी या दस्त है तो ऑफिस नहीं जाना है, कोई काम करने नहीं जाना है, पढ़ना नहीं जाना है। यदि बच्चे में यह लक्षण है तो स्कूल नहीं भेजना है, बीमार लोगों के संपर्क में नहीं आना है, खाना, बर्तन, टूथपेस्ट और मेकअप का सामान अपना अलग रखना है, अपना हाथ अच्छे से बार बार धोते रहना है, हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करना है, खासकर में बाथरूम से आने के बाद त्वचा और सूखने और फटने के लिए लोशन लगाए, कैंची, चाकू जैसे तेज वस्तुओं का इस्तेमाल करते समय सावधान रहें। ज्यादातर बीमारियों के लिए टीके उपलब्ध है और पर्याप्त आराम करें, पर्याप्त लिक्विड तरल भोजन का सेवन करें और क्या करें? चलो हटाओ, ये तो पहला बार है।